हेलो डॉक्टर्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। ये एक मेडिसिन का बहुत टफ और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इससे हमारी नीट और आईएनएसएट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं एक बहुत ही कंसाइज मैनर में समझाने की कोशिश करूँगा एंड आई होप इस वीडियो के बाद हम सबके माइंड में इसके लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जिससे हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम है, इसका मतलब होता है हाइपर कोर्टिसोलिज्म। कोर्टिसोल हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, उसकी जोना फेसिकुलेटा लेयर से। तो हाइपर कोर्टिसोलिज्म को हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब सबसे पहले इसके कॉजेज जानते हैं। इससे कॉजेज में आता है एक्सोजीनस कॉज और एंडोजीनस कॉजेज। एक्सोजीनस कॉज हमारा मोस्ट कॉमन होता है और इसमें भी होता है एक्सोजीनस स्टेरॉयड इनटेक। कोई पेशेंट किसी डिजीज़ के लिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पे हो या वो स्टेरॉयड एब्यूज़ कर रहा हो, उस वजह से पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। और जो एंडोजीनस कॉजेज हैं उसमें इनहेरिटेड होता है और एक्वायर्ड होता है। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एंडोजीनस को ACTH डिपेंडेंट, ACTH इंडिपेंडेंट और कुछ अदर कॉजेज जो कि इनहेरिटेड है, हम देखेंगे उन्हें। ACTH डिपेंडेंट में आता है यानी कि ACTH बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है और वहाँ से कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसमें आता है हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा जो कि सिक्रीट करता है ACTH। इसी को हम कुशिंग डिजीज़ भी बोलते हैं और ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंडोजीनस कुशिंग का। सेकंड होता है एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम। इसका मतलब है ACTH पिट्यूटरी से नहीं रिलीज़ हो रहा, ACTH कहीं और से रिलीज़ हो रहा है, एक ट्यूमर से। इनको हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक ट्यूमर्स। और मोस्ट कॉमन इसमें आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, और इसमें होता है ब्रोंकियल कार्सिनोइड, मेडुलरी कार्सिनोमा और थायराइड। अब देखते हैं ACTH इंडिपेंडेंट, यानी कि ब्लड में ACTH नहीं बढ़ा हुआ बट फिर भी कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। तो वो किस किस केस में हो सकता है? एड्रिनल एडिनोमा या फिर एड्रिनल कार्सिनोमा, यानी कि वो दिक्कत जिससे डायरेक्टली एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो रही है विदाउट ACTH। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है टॉडलर्स में। थर्ड हमारा आता है अदर कॉजेज में मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। ये इन जनरल भी हमारे नीट PG में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका ट्रायड पूछा जाता है जो कि होता है प्रिकोशियस प्यूबर्टी, फाइब्रस डिस्प्लेशिया एंड काफियोलथ स्पॉट्स। इसमें GS अल्फा सब यूनिट का डिफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। सेकंड हमारा इनहेरिटेड कॉज में आता है प्राइमरी पिगमेंट नोडुलर एड्रिनल डिजीज, PPNAD। ये एसोसिएटेड होता है कार्नीज कॉम्प्लेक्स के साथ। कार्नीज कॉम्प्लेक्स में और क्या आता है? एट्रियल मिक्सोमास और लेंटीजीन्स। इसको हम पैथोलॉजी में भी कवर करते हैं। इसमें जो म्यूटेशन होती है वो होती है PRKAR म्यूटेशन। तो आई होप आप सभी को इसके कॉजेज क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और एंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो कुशिंग। इसका मतलब है ब्लड में कॉर्टिसोल तो बढ़ा हुआ है बट वो किस वजह से बढ़ा हुआ है? स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिवेशन ऑफ द HPA एक्सिस की वजह से। यानी कि पेशेंट को स्ट्रेस है जिसकी वजह से HPA एक्सिस एक्टिवेटेड है और HPA एक्सिस एड्रिनल को स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर रही है। इसके क्या कॉजेज होते हैं? अल्कोहल, मेजर डिप्रेसिव इलनेस, प्राइमरी ओबेसिटी और PCOS। इन कंडीशंस में क्या है, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस पड़ता है, मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसकी वजह से HPA एक्सिस एक्टिवेट होती है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है CRH जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से निकलता है ACTH और ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रिनल को, जहाँ से निकलता है कॉर्टिसोल, और इसकी वजह से होता है स्यूडो कुशिंग। अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे हम कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये भी कुशिंग सिंड्रोम का एक कॉज है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2 डिफेक्ट या फिर डेफिशिएंसी। इसके कॉजेज में आता है एक तो इनहेरिटेड में एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकंड एक्वायर्ड, यानी कि लिकोराइस एक्सेस। लिकोराइस को हम बोलते हैं मुल्हेटी। ये मुल्हेटी या लिकोराइस क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो गाइस एज अ पार्ट ऑफ इंडियन फैमिली, मेरी मम्मी जी भी आयुर्वेदिक की काफ़ी बड़ी फ़ैन है,
तो मैं हमारे घर में भी मुलेटी है, तो मैं आपको मुलेटी दिखाना चाहता हूँ ये कैसी दिखती है। तो इन दोनों से क्या हो रहा है, ये एंजाइम इनिबिट होता है, तो उससे क्या बड़ी बात हो गई। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों ये एंजाइम का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। देखिए, जो हमारा कोर्टिसोल है, यहाँ पे समझते हैं, जो हमारा कोर्टिसोल है इसके पास दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड की भी और मिनरलोकोर्टिकोइड की भी। तो हमें हर जगह बॉडी में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि किडनी हुई, कोलन हुआ, प्लेसेंटा हुआ, यहाँ पे जैसे किडनी में हमारे पास ऑलरेडी मिनरलोकोर्टिकोइड है जो कि हमें ब्लड प्रेशर कम कंडीशन में सोडियम वाटर रिटेन करके देता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है। तो वहाँ पे हमें कोर्टिसोल की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ये टाइप 2 एंजाइम होता है जो कि कोर्टिसोल में उसे कन्वर्ट कर देता है। और कोर्टिसोल क्या होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव से मेरा मतलब है कि इसके पास केवल ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी होती है, मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी नहीं होती। बट बॉडी में कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें कोर्टिसोल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लिवर, ब्रेन, एडिपोज टिश्यू। वहाँ पे इसी एंजाइम का टाइप 1 प्रेजेंट है, यानी कि 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 1। वो क्या करता है, ये जो इनएक्टिव कोर्टिसोल है उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव कोर्टिसोल में, और फिर कोर्टिसोल अपना एक्शन एग्जर्ट कर देता है। तो ये इन दोनों एंजाइम्स की मैंने आपको फिजियोलॉजी बताई। अब समझते हैं इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। अब ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो कोर्टिसोल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें एक्सेसिवली या फिर बोल सकते हैं अननेसेसरीली कोर्टिसोल एक्शन देखने को मिल रहे हैं जहाँ हमें नहीं चाहिए। तो एक्सेस कोर्टिसोल हमें देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं एपरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस। एपरेंट मतलब ऐसे ही थोड़ा सा इंक्रीज है, क्यों, क्योंकि अभी ये एंजाइम डेफिशिएंट है। अभी जो कोर्टिसोल है ये मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर पे ऐड करता है, जो कि कोज करता है हाइपरटेंशन, सोडियम रिटेंशन की वजह से। और सोडियम अंदर लेता है तो पोटेशियम और H+ को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है। तो इस जो HSD टाइप 2 एंजाइम है इसका फंक्शन होता है, एक तो ये प्रिवेंट करता है कोर्टिसोल को फ्रॉम ओवर स्टिमुलेटिंग मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स। सेकेंड, इट अलाउज एल्डोस्टेरोन टू एक्ट सेलेक्टिवली, जैसे कि हमें पता है किडनीज में एक्ट करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये कुशिंग सिंड्रोम का एक कॉज नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ कुशिंग सिंड्रोम पे, और हम डिस्कस करते हैं इसके इफेक्ट्स कि बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो कोर्टिसोल एक ऐसा है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे इसके एक्शंस होते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। एक्सेस कोर्टिसोल होने की वजह से प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो जो हमारी मसल्स हैं वहाँ पे अमीनो एसिड का इंटेक नहीं हो पाता, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, प्रॉक्सिमल मसल मायोपैथी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट का। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स को ये अफेक्ट करता है। कैसे, जो अब अमीनो एसिड ज़्यादा ब्रेक हो रहे थे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से, यानी कि जो अमीनो एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहे थे, तो अब मसल तो उन्हें नहीं ले पा रही थी, तो लीवर ले लेता है, और लीवर उनसे क्या करता है, हमें पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नया ग्लूकोज बनाना। और जो फैट है वहाँ पे भी क्या होता है, दो चीज़ होती है फैट्स के साथ। एक तो लाइपोलिसिस इंक्रीज हो जाती है जो कि फ्री फैटी एसिड रिलीज करती है, और ये फ्री फैटी एसिड भी लीवर में जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडली, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी फैट का। एक तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी होती है इसकी वजह से, और हमें कैरेक्टरिस्टिक बफेलो हम्प देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा अमीनो एसिड एज कम्पेयर टू फ्री फैटी एसिड्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। फिर हमने अभी देखा कि जो कोर्टिसोल है उसका मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन भी होता है, तो क्या करेगा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलीमिया और एल्कलोसिस। फिर इसका सेक्स स्टेरॉयड एक्शन भी होता है जिसकी वजह से एक्ने, हिर्सुटिज्म और एमिनोरिया जैसी कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है। और CNS साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, जैसे कि स्टेरॉयड इंड्यूस साइकोसिस, इसमें पेशेंट डिप्रेशन में भी चल जाता है। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अभी हमने इसके इफेक्ट्स देखे थे, अब इन सब की वजह से प्रेजेंट कैसे करेगा वो देखते हैं। जो चाइल्डहुड कुशिंग है उसमें ज़्यादातर मेल बच्चा यानी कि बॉय अफेक्ट होता है, और इसमें जो कॉज रहता है वो ज़्यादातर एड्रेनल कॉज रहता है एज कम्पेयर टू पिट्यूटरी। और बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है, एक तो ओबेसिटी के साथ और प्रीकोशियस प्यूबर्टी के साथ। चाइल्डहुड के बाद देखते हैं एडल्ट कुशिंग कैसे प्रेजेंट करता है। ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसमें
प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है, हमने देखा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा था। वाइलेशियस ट्राई हमको देखने को मिलते हैं, पेशेंट के एब्डोमेन पे देखने को मिलते हैं। फेशियल प्लेथोरा, इसमें मून लाइक फेसिस हो जाता है पेशेंट का, ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे। प्लेथोरा का मतलब होता है ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई या ब्लड सप्लाई बढ़ जाना, ये सब। और इसमें हमें ब्रूजिंग, एकाइमोसिस, यंग ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी और बफेलो हेम्प भी देखने को मिलता है। तो ये प्रेजेंटेशन होती है अडल्ट कुशिंग्स में। अडल्ट कुशिंग में हमारा पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब हम आते हैं कुशिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका मैनेजमेंट, और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्नोसिस पार्ट। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उन सब में जो भी ये फ्लो चार्ट रहता है पूरा, वो हमारे एंडोजीनस कुशिंग की डायग्नोसिस के लिए है। एक्सोजीनस कुशिंग के लिए नहीं होता, ये केवल एंडोजीनस के लिए होता है। तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट का मिडनाइट सीरम कोर्टिसोल चेक करते हैं एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट लाइन टेस्ट हुआ। और सेकंड, हम इसमें मिडनाइट सलाइवरी कोर्टिसोल टेस्ट करते हैं। अगर हमारा मिडनाइट सीरम कोर्टिसोल लेस देन 1.8 माइक्रोग्राम पर डीएल है, या फिर मिडनाइट सलाइवरी कोर्टिसोल लेस देन 5.5 नैनोमोल पर लीटर से कम है, तो हम बोलते हैं कि हमने कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में तो क्या होता है, कोर्टिसोल ज़्यादा होता है, तो अभी क्या मिल रहा है हमें? कम मिल रहा है। पर अगर कम नहीं है, यानी कि ज़्यादा है, तो हम उस पेशेंट में क्या करते हैं, 8 AM प्लाज्मा कोर्टिसोल, यानी कि अगली मॉर्निंग में हमने उसका सैंपल लिया और प्लाज्मा कोर्टिसोल चेक किया। अब अगर उसमें हमें प्लाज्मा कोर्टिसोल इंक्रीज मिला, जो कि एंडोजीनस कुशिंग में मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं लॉस ऑफ डायurnal वेरिएशन, और ये हमारी अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है। अब मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं जिनमें कुशिंग नहीं है, तो हमारे अंदर जो मिडनाइट सीरम कोर्टिसोल है वो लेस ही होना चाहिए। यहीं पे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो डायurnal वेरिएशन है वो लॉस्ट है कहीं ना कहीं। बस सुबह हम एक बार और सैंपल चेक करते हैं ताकि इस चीज़ को कंफर्म कर सकें। तो अर्लीस्ट फाइंडिंग हमारी कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में मिलती है लॉस ऑफ डायurnal वेरिएशन। अभी अगर अब प्लाज्मा कोर्टिसोल हम चेक करें और वो बहुत कम मिले, तो हम बोल सकते हैं पेशेंट को एक्सोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म है। हालांकि मैं फिर से एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ये होता है एंडोजीनस कुशिंग के लिए। यहाँ पे बस प्लाज्मा कोर्टिसोल की बात की मैंने, इसीलिए आपको बता दिया कि बहुत कम होने पे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म। तो प्लाज्मा कोर्टिसोल चेक करने के बाद हम आगे आते हैं। अब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं या तो कुशिंग है पेशेंट को, या फिर सूडो कुशिंग है। सूडो कुशिंग के हमने कोज देखे ही थे, ओबेसिटी, अल्कोहल, पीसीओएस, या पेशेंट ओसीपीज पे हो, तो सब। तो इनमें क्या टेस्ट करते हैं? जब हम कुशिंग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तब हम ओवरनाइट डेक्सामिथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है। और अगर हम इसी की बात करें, इसका एक दूसरा भाई है लो डोज डेक्सामिथासोन सप्रेशन टेस्ट, ये काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। ONDST में हम पेशेंट को 1 mg ओरल डेक्सामिथासोन देते हैं रात को 11 PM पे। फिर हम सुबह 8 AM उसका प्लाज्मा कोर्टिसोल दोबारा चेक करते हैं। अगर वो हमें ज़्यादा मिलता है, 8 AM प्लाज्मा कोर्टिसोल अभी कम हो जाना चाहिए था नॉर्मली, क्योंकि हमने डेक्सामिथासोन हम बाहर से दे दिया है, बट अभी भी वो कम नहीं है, तो हम बोलेंगे पेशेंट को एंडोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म है। यानी कि कुछ ना कुछ बॉडी में डिफेक्ट है, कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि कोर्टिसोल को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर ये कम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमने कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट कर लिया, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। हमने डेक्सा दिया और कोर्टिसोल कम हो गया, यानी कि बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं सूडो कुशिंग को, तो हम इसमें LDDST यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को 0.5 मिलीग्राम ओरल डेक्सा देते हैं 6 आवरली फॉर 2 डेज। तो यानी कि हमने एक दिन में पेशेंट को 4 डोज दी, तो 2 दिन में टोटल कितनी डोज हो गई? 8। अब अगर इसके बाद भी पेशेंट का जो प्लाज्मा कोर्टिसोल है वो मोर देन 1.8 है, तो फिर से हमारी डायग्नोसिस बन जाती है एंडोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी। तो दोनों कंडीशंस में यही है, दोनों टेस्ट में, मतलब कि अगर प्लाज्मा कोर्टिसोल डेक्सा के बाद मोर देन 1.8 है, तो हम बोलते हैं एंडोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म। अब इस कन्फ्यूजन भरी जंग में साथ में आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एंडोजीनस हाइपर कोर्टिसोलिज्म की हमने डायग्नोसिस बना ली, पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब हमें कॉज जानना है।
कि जो कोर्टिसोल बढ़ रहा है एंडोजीनसली, क्या कॉज है उसका, ताकि हम उसे ट्रीट कर पाएँ। तो उसके लिए अब हम उसके बाद टेस्ट करते हैं ACTH के लेवल्स। अगर ACTH के लेवल्स कम है, यानी कि लेस देन 10 पिकोग्राम पर ml, तो ये क्या हो जाता है, ACTH इंडिपेंडेंट। और ACTH इंडिपेंडेंट में हमने देखा ही था कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, एडिनोमा होता है या तो हाइपरप्लेजिया होता है। तो अगर पेशेंट को यूनिलेटरल एडिनोमा है, हमने CT पे चेक किया, तो हम करेंगे यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टमी। लेकिन अगर बायलेटरल हाइपरप्लेजिया है तो हम इसमें करते हैं बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। एक सिंड्रोम होता है नेल्सन सिंड्रोम, वो बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी के बाद डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी कोर्टिसोल रिलीज हो रहा था वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और कोर्टिसोल नॉर्मली क्या करता है, ACTH को इनहिबिट करता है, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब कोर्टिसोल बिल्कुल ही नहीं है तो ACTH बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जो कि पिट्यूटरी एडिनोमा कॉज कर सकता है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा फॉलोइंग बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी इज कॉल्ड एज नेल्सन सिंड्रोम। और इसमें पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन भी आती है, क्योंकि ACTH के साथ साथ MSH भी रिलीज होता है, यानी कि मेलेनोसाइट सिक्रेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमने बात की ACTH लेवल अगर 10 से कम था तो ACTH इंडिपेंडेंट, बट अगर ACTH 10 से ज़्यादा है यानी कि ACTH डिपेंडेंट हाइपरकॉर्टिसोलिज्म है। अब इसमें हम इसके लेवल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा लेवल है तो हम बोलते हैं पेशेंट को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, तो हम उसके लिए पेट स्कैन करते हैं। अब अगर वैल्यू हमारी 10 से 50 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं पिट्यूटरी कोज है। अगर 50 से 100 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं बोथ पिट्यूटरी भी है और पैरानियोप्लास्टिक भी है। तो इन दोनों कोजेस में हम करते हैं MRI ब्रेन विद गैडोलिनियम। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, MRI करने का क्या मकसद है, हम देखना चाहते हैं कि पिट्यूटरी में कोई मास है या नहीं। अगर मास है और उसका साइज 6 mm से ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। और उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रांस स्फिनोइडल हाइपोफाइजेक्टमी। इसका मतलब है जो स्फिनोइडल साइनस होती है हम उसके थ्रू जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ACTH रिलीज होना कम हो जाए। अब अगर हमें कोई मास नहीं मिला या जो मास मिला उसका साइज 6 mm से कम है तो हम उसमें करते हैं इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग। इसका क्या मकसद है करने का, अब हमने पेट्रोजल साइनस से ACTH का लेवल ले लिया, अब हम रेशो निकालते हैं पेट्रोजल इज टू पेरिफेरल ACTH का। अब अगर रेशो हमें 2 से ज़्यादा मिला, यानी कि पेट्रोजल साइनस में ACTH ज़्यादा मिला, तो कॉज क्या हो जाता है, वापस यही पिट्यूटरी एडिनोमा। और हम उसमें क्या सर्जरी करते हैं, ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइजेक्टमी। बट अगर रेशो लेस देन 2 हुआ, यानी कि पेरीफेरी में ज़्यादा ACTH है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं PNS हो सकता है। और इसमें हम क्या करते हैं, पेट स्कैन। अब मैं आपको एक बार पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के भी क्लिनिकल फीचर बता देता हूँ। ACTH ज़्यादा होता है, उसके साथ MSH भी निकलता है जो कि कॉज करता है हाइपर पिगमेंटेशन। इसका भी मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्शन रहेगा जो कि कॉज करेगा वही ट्रायड अपना, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बट इस केस में जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है वो कम होती है, तो हमें वो प्रॉक्सिमल मायोपैथी वाली कंप्लेंट नहीं मिलेगी देखने को। तो गाइज ये था हमारा पूरा कि पहले हमने एंडोजीनस कुशिंग को कैसे डायग्नोज किया, फिर हमने उसका कॉज कैसे पता लगाया और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सोजीनस कुशिंग की कैसे डायग्नोसिस करते हैं। एंडोजीनस के तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। तो इसमें जो हमारे मेन पॉइंट्स रहते हैं वो होते हैं, एक तो स्टेरॉइड यूज़ की हिस्ट्री रहेगी, जो ACTH लेवल रहेगा वो बहुत लो रहेगा, और जो कोर्टिसोल रहेगा वो भी बहुत लो रहेगा। तो ये 3 हमारी फाइंडिंग्स होती है एक्सोजीनस कुशिंग के लिए। अब ये तीनों फाइंडिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी हिस्ट्री में हमें पता चल जाएगा कि स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है पेशेंट। अब जो सिंथेटिक स्टेरॉइड है वो ब्लड में इंक्रीज्ड है, ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं कि ब्लड में इनफ स्टेरॉइड्स हैं, तो अब तुम आगे एड्रिनल को स्टिमुलेशन मत भेजो कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये फेक दिखाते हैं कि कोर्टिसोल हाई है ब्लड में, बट असल में तो नहीं है। तो क्या होता है, CRH इनहिबिट हो जाता है, इस झूठे या सिंथेटिक स्टेरॉइड की बात मान लेता है और CRH रिलीज़ नहीं करता। उसके रिस्पॉन्स में ACTH रिलीज़ नहीं होता, और उसके रिस्पॉन्स में जो एड्रिनल ग्लैंड में कोर्टिसोल बनता है वो भी अब कम बनता है। और लास्टली क्या होगा, जो हमारा एंडोजिनस कोर्टिसोल है
वो भी कम हो जाएगा। तो ACTH कम, ये हमारा एक डायग्नोसिस का पॉइंट है, और एंडोजीनस कोर्टिसोल कम, ये भी हमारा डायग्नोसिस का पॉइंट है एक्सोजीनस कुशिंग का। मैं लास्ट इसमें आपको बताना चाहता हूँ, हम कोई रिलैप्स होता है या कोई पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। हमने देखा कि हमारी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो है ट्रांसफिनोइडल सर्जरी। बट अगर कोई पेशेंट फिट नहीं है तो हम उसमें देते हैं रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो ये हमने कवर किया, जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है रेडियोथेरेपी। अब रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। मोस्ट कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो है कीटोकोनाजोल। तो एक इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन। और कौन कौन सी ड्रग्स है, मिटायरापॉन, कैबारगोलिन, मिफेप्रिस्टोन, पेसियोरोटाइड और मिटोटिन। तो ये था हमारा रिलैप्स का ट्रीटमेंट और जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है। डॉक्टर्स, ये था हमारा कुशिंग सिंड्रोम का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो हमसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं डायग्नोसिस से, कि आप इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाओगे इंस्टेड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको इससे ज़रूर बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।